नाउ द वेरिएबल फोर्सेस, थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल फोर्सेस डिस्कस करेंगे। टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस एंड द पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस। अब सबसे पहले टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस। अब उन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया कि किस तरह से ये टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस मीन दोज फोर्सेस दैट डिपेंड्स अपॉन टाइम, और टाइम के चेंज होने से इन फोर्सेस के ऊपर भी असर पड़ता है। इनकी मैग्नीट्यूड जो है या इवन के डायरेक्शन जो है, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट मे चेंज। एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स टू एन ऑटोमोबाइल और ट्रेन इज टाइम डिपेंडेंट फोर्स। When these are moving at high speed, the brakes are applied slowly, and when it slows down, the application of is fast. So the force is time dependent. Another example is the sound wave moving in a medium. Since it varies sinusoidally, so the acceleration of a particle is also time dependent. अब ये कंसिडर कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, किसी भी कार, ट्रेन के ये टाइम डिपेंडेंट होता है एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। जब कार बहुत हाई स्पीड के ऊपर मूव कर रही है, अब वो स्पीड जिस फोर्स के साथ वो मूव कर रही है, इन ऑर्डर टू स्लो डाउन और उसको स्टॉप करने के लिए क्या है कि ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। और वो ऑपोजिट फोर्स जो है वो कहाँ से अप्लाई होती है? इट इज अप्लाइड थ्रू फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स हम कंसीडर करते हैं कि जब आपने हाई स्पीड के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपको ब्रेक स्लोली अप्लाई करनी है। अगर आप वो स्लोली अप्लाई नहीं करेंगी तो कार जो है उसमें एक जर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब वो जर्क प्रोड्यूस को उनको अवॉइड करने के लिए ब्रेक्स को स्लोली अप्लाई किया जाता है, ताकि स्मूथली आपकी जो कार है वो उसका पहले स्पीड रिड्यूस हो सके, और आपने जब उसको स्टॉप करना है तब ये जो फोर्स है वो फास्टली यानी ब्रेक को फास्ट अप्लाई किया, ताकि वो इमिडिएटली रुक सके। अब वो स्लो अप्लाई किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी जब स्पीड हाई है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट द इनिशियल टाइम जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो स्लो है, और एट द आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम जब वो स्लो डाउन हो गई है कार, तब आप जो स्पीड से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फास्ट है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये जो एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स फॉर द ब्रेक्स है ये वेरी कर रही है। अनदर एग्जांपल जो उन्होंने साउंड वेव की कंसीडर की है ना मीडियम। अब ये साउंड वेव आपको पता है मीडियम में जब ट्रेवल करती हैं ये वेव्स किस टाइप की होती हैं? इसमें रेयर फ्रैक्शन और वो यहाँ एक्सपैंड होती है और कहीं पे कंप्रेस हो रही है, तो इस फॉर्म की ये वेव्स होती हैं। इस तरह से ये प्रोपोगेट करती हैं। सो इनके अंदर जो होती है जब ये मूव कर रही होती हैं किसी भी मटेरियल मीडियम के अंदर, ये ब्रेक सॉरी साउंड वेव्स मूव करती हैं। अगर कोई वैक्यूम है तो वहां पे ये साउंड वेव्स मूव नहीं करेंगी, क्योंकि ये पार्टिकल से की एक्सेलरेशन से प्रोपोगेट करती है। अब प्रोपोगेशन ऑफ दिस पार्टिकल वेव जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी पार्टिकल की उसके ऊपर कि किस स्पीड के साथ ये जो है मूव कर रही हैं वेव्स। तो एक्सेलरेट जब पार्टिकल करते हैं तो वो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को वो एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो एक्चुअल में ट्रांसफर ऑफ वेव जो है इज ड्यू टू द एक्सेलरेशन। अब ये जो एक्सेलरेशन क्योंकि ये साइनोसाइडल की फॉर्म इट वेरीज साइनोसाइडली, सो द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो चेंज, क्योंकि साइनोसाइडल में क्या है एक से पॉजिटिव साइकिल आता है एक नेगेटिव साइकिल आता है। तो इट इज आल्सो अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। साइनोसाइडल वेव आपकी क्या होती है एक साइकिल की फॉर्म में, वो किस तरह से उसमें डायरेक्शन उसकी चेंज होती रहती है। सो इट इज अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स। नाउ नेक्स्ट हम कंसीडर कर रहे हैं द वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। ऐसी फोर्सेस जो डिपेंड कर रही हैं वेलोसिटीज के ऊपर। For the velocity, when an object moves in a viscous fluid, viscous यानी जो कि फ्लूइड
जिसमें डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड वो ज्यादा है। डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड यानी हम कंसीडर करें कि वो गाढ़ा है, वो फ्लो इजीली, फ्लोएबिलिटी उसमें कम है। इट एक्सपीरियंस द ड्रैग और विस्कस फोर्स। This resistive force increases with velocity, and after some covering a distance, the object moves with a constant velocity known as the terminal velocity. Initially, जब ये आपका मूव कर रहा होता है कोई भी ऑब्जेक्ट इन विस्कस मीडियम, तो विस्कोसिटी और द डेंसिटी ऑफ द मीडियम जो है वो रेजिस्ट करता है, वो स्पीड को स्लो डाउन करता है। और जितना ज्यादा तेजी से मूव करेगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो ड्यू टू इट्स वेट मूव कर रहा है डाउनवर्ड, तो जिस स्पीड के साथ वो मूव करता करेगा, ये रेजिस्टिव फोर्स भी इंक्रीज करेगी। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे ये फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि ड्यू टू द विस्कस फ्लूइड की वजह से पैदा हो रही है। तो फ्रिक्शनल फोर्स में भी जब दो कॉन्टेक्ट जो हैं वो उनकी स्पीड हाई होगी, मूविंग रिलेटिव मोशन एट अ रिलेटिव स्पीड, हायर रिलेटिव स्पीड होगा, ग्रेटर रिलेटिव स्पीड होगा, तब उसमें रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, ज्यादा वो रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करेगी इन ऑर्डर टू डिक्रीज इट स्पीड। लेकिन एक टाइम आता है जब ये वेलोसिटी जो है वो आपकी ऊपर वाला ड्रैग फोर्स एंड डाउनवर्ड इज द वेट ऑफ द फोर्स विच इज ड्यू टू द ग्रेविटी, वो बैलेंस हो जाती है। उस पॉइंट पे वो जो ऑब्जेक्ट है इट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी व्हिच इज नोन एज द टर्मिनल वेलोसिटी, जो कि आप मेजर भी करते हैं। फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ parachute is a good example of viscous force. This effect occurs also when an object is dropped from a height of 100 meter but is negligible when it is dropped through a height of 1 or 2 meter. अच्छा, अब इस केस के अंदर जब पैराशूट में ये देखिए, इनिशियली जब उसको ड्रॉप किया जाता है वो तेजी से मूव करता है, क्योंकि जो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको पुल कर रही है अपनी तरफ। अब वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स पुल करती है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट जो है इट मूव्स एट अ हायर स्पीड टुवर्ड्स द अर्थ। लेकिन एक पॉइंट आता है जब ये ऑब्जेक्ट जो है इट comes back, it starts moving with a नॉर्मल स्पीड यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करने, और उस टाइम जो है वो पैराट्रूपर उसकी रेट को भी कंट्रोल कर सकता है, उसकी वेलोसिटी को भी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो मूव करने लगता है। ये भी वो पॉइंट होता है जब पैराट्रूपर जो है वो एक टर्मिनल वेलोसिटी को रीच कर रहा है। अब दिस अकर्स when an object is dropped from a height of 100 मीटर, यानी जितनी ज्यादा हाइट होगी उसमें ज्यादा ये वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस एक्ट करेंगी, लेकिन ये नेग्लिजिबल होगी जब आप कम वेलोसिटी के साथ, क्योंकि जो कि जैसी वो जमीन के करीब आता है तो अगेन वो विद अ हाई स्पीड जो है इट मूव्स टुवर्ड्स द अर्थ। यानी इन बिटवीन एक पॉइंट आएगा जब वो एक टर्मिनल वेलोसिटी को रीच कर लेगा और वहां पे वो कंट्रोल कर सकता है अपनी मूवमेंट को टुवर्ड्स द अर्थ। लेकिन जैसे ही वो करीब होगा अर्थ के, अगेन वो वेलोसिटी जो है वो वेरी करेगी। नेक्स्ट इज पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस। Position dependent forces is well illustrated by the restoring force of spring stretch away from its equilibrium position. If the distance is x from the equilibrium position, then the restoring force is F is equal to minus kx. The acceleration experienced by such an object of a mass m is uh, is minus k by mx. If at this position the object is released, its velocity increases as it approaches the equilibrium position. After crossing it, the acceleration starts reducing the velocity and becomes zero at extreme position. अब ये पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस ने कंसीडर किया हुआ है कि रिस्टोरिंग फोर्स जैसे स्प्रिंग है, वो अगर आपको उसको विद इन द इलास्टिक लिमिट